हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी से रिलेटेड व्यक्तित्व चैप्टर के बारे में। और जाहिर सी बात है, यूपी टेट और सी टेट दोनों में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले होते हैं। तो कैसे हैं आप सब अच्छे से हैं? तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से नॉलेज एकेडमी अभिनव में चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के व्यक्तित्व वाले चैप्टर। और जाहिर सी बात है, व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी शब्द है वो अंग्रेजी के जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा या नकाब या मास्क। ओके, यानी अगर हम बात करें व्यक्तित्व की तो वो पर्सनालिटी है जो हम सबके सामने लेके आते हैं, सबके सामने शो करते हैं। और सबके अपने अपने पर्सनालिटी होती है, और जो अस्थायी रूप से समाज के सामने होता है या वातावरण को सहयोगी बनाता है वही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। अगर हम बात करें व्यक्तित्व की तो वो दो भागों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग, आंतरिक और बाह्य दोनों, यानी बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष। यानी बाहरी पक्ष से देखें तो रूप, रंग, सुंदरता, बनावट, वेशभूषा आदि को शामिल किया जाता है। ओके, और दूसरे व्यक्ति को तुरंत प्रभावित करता है। अगर किसी की व्यक्तित्व देखें तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि क्या बच्चा सुंदर है ना। तो इस तरीके की पर्सनालिटी देखते हैं। लेकिन व्यक्तित्व का यह पक्ष अस्थायी होता है, यानी जन्म भर आप एक तरह से नहीं दिखते। वही आंतरिक पक्ष व्यक्ति की मानसिक शक्ति, आंतरिक गुण और संवेगात्मक पक्षों को शामिल किया जाता है। यह प्रभावी और अस्थायी पक्ष माना जाता है। यानी कहते हैं ना कि इंसान अच्छा होना चाहिए, शकल सूरत में क्या रखा है। ओके, तो इसी तरह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। और एक अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस एमसीक्यू के सारे व्यक्तित्व वाले क्वेश्चंस हैं। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक बटन जरूर दबाइएगा और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम तरह के जो प्रैक्टिस हैं वो सबसे ज़्यादा करवाए जाते हैं। ओके, तो व्यक्तित्व की परिभाषा अगर देखें तो अल्पोर्ट के अनुसार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्था का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। ओके, यानी गत्यात्मक संगठन है दैहिक व्यवस्था का, कि हम किस तरीके से वातावरण में हम समाहित होंगे, हमारी पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर, हमारे जो दैहिक आवश्यकताएं हैं या दैहिक व्यवस्था है वो किस तरह से पर्सनालिटी बन के हमारे समाज में जाएगा, वही हमारा व्यक्तित्व है। रेक्स रॉक के अनुसार व्यक्तित्व समाज के द्वारा मान्य पूरा अमान्य गुणों का योग है। ओके, समाज के द्वारा मान्य और पूरा अमान्य गुणों का योग्य है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में कि गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त विशेषताओं का योग है। ओके, व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। आर के मॉडर्न के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्ति, इच्छाओं और भावनाओं का संगठन है। आर के मॉडर्न क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात अर्जित स्वभाव, यानी जन्मजात जो आता है वो, साथ ही साथ जो अर्जित आता है वो उनके मूल प्रवृत्तियों की इच्छाओं, और जो मूल प्रवृत्ति है उनकी इच्छाओं और भावनाओं का एक जगह संगठन करना ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट, आइजेंक व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुरी आदत, शारीरिक बनावट, विशेषता आदि एक अस्थायी एवं स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ अपना समायोजन कर लेता है। यानी जितने भी चरित्र हैं हमारा, बुरी आदत हो या अच्छी आदत हो, सभी के सभी हमारे सामने दिखना शुरू होता है। शारीरिक बनावट अपनी, इन सभी विशेषताओं का जो परमानेंट है यानी अस्थाई है, जो स्थिर संगठन है, वही वातावरण है और वही हमारा व्यक्तित्व है, और जो वातावरण के साथ हमारा सहयोग करता है। ओके, ये तो था परिभाषा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम जान पाए कि व्यक्तित्व होता क्या है नॉर्मली चीज़ों में। आगे हम देखते हैं सीटेट यूपीटेट के जो पर्सनालिटी के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, बेस्ट सवाल हैं उसके बारे में। तो व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और डैश में है। यानी व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और डैश में है। क्या इसमें? अध्ययन में, व्यवहार में, संलग्नता में या समायोजन में? किस में है? तो जल्दी बताइए। तो बुद्धि और व्यवहार में है। बुद्धि और व्यवहार में है, यानी व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्यवहार में है। डन। चलिए नेक्स्ट, सेल्डन में व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो शारीरिक रचना, शील गुण, त्वचा का रंग या सामाजिकता। ठीक, तो किसके आधार पर दिया है? शारीरिक रचना के सिद्धांत पे। सेल्डन ने किस व्यक्तित्व के आधार पर दिया है? शारीरिक रचना के सिद्धांत में। ठीक है, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, है ना, एडमोमार्फिक, 3 गुण मैंने दिया है, याद रखिएगा। शील गुण सिद्धांत अल्पोर्ट का, त्वचा के रंग के आधार पर हिपोक्रेटस ने दिया था। ओके, तो
ये है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? व्यक्तित्व का उसके सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाला मनोवैज्ञानिक है कैटल, युंग, अल्पोर्ट या ब्रूनर। कौन है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व कौन बताया है? युंग ने, यानी ये 3 भागों में बताया है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। ओके। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार क्या है? शारीरिक रचना प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, मूल संबंधी प्रकार या रचनात्मक प्रकार। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो प्रकार है वो है मनोवैज्ञानिक प्रकार। कैसा है? मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया है? वाचाल हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, खुश रहते हैं और सामाजिक प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं। तो कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, स्नायु विकृति होते हैं, स्थिर होते हैं। तो याद रखिए, ये दोनों तो बोला ही नहीं है इन्होंने। तो अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, तो जाहिर सी बात है कौन सा है? बहिर्मुखी है। क्या है? बहिर्मुखी है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण आप सबने किया है। व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिगत, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या अर्ध प्रक्षेपी? कैसा है? तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेपी है। कैसा है? प्रक्षेपी है। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास, क्रम निर्धारण मापनी, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण। तो व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है कौन सा? व्यक्तित्व इतिहास। डन। व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, वो क्या है? साक्षात्कार, चेकलिस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन। क्या है? व्यक्ति मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि। इनमें से कौन सा है? साक्षात्कार है, चेकलिस्ट है, शब्द साहचर्य परीक्षण है या व्यक्ति अध्ययन है? तो याद रखिएगा शब्द साहचर्य परीक्षण है। शब्द साहचर्य परीक्षण है। रमेश दुबला पतला लंबे कद का व्यक्ति है जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है। रमेश की यह गुण निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है? स्थूलकाय, पुष्टकाय, विशालकाय या कृष्णकाय? याद रखो, दुबला पतला व्यक्ति है और अपनी दुनिया में खोया रहता है। रमेश का गुण किस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए वो कृष्णकाय। कृष्णकाय मतलब होता है बिल्कुल पतला दुबला, क्षणिक काय। ओके, याद रहेगा, कृष्णकाय का मतलब होता है क्या? क्षणिक क्या काय। ठीक। नेक्स्ट, किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप में मोहित हो जाते हैं। फ्रायड ने इस भावना को क्या कहा है? अपने ही रूप में मोहित रहते हैं। उसे फ्रायड ने नर्सिज्म कहा है। नर्सिज्म कहा है, याद रखिएगा, अपने ही रूप में मोहित होते कि हमसे सुंदर कोई नहीं है, इसको कहते हैं नर्सिज्म्स। ठीक। ये ईड की प्रवृत्ति होती है, यानी अपने आप को सबसे बेहतर मानना एक ईड की प्रवृत्ति होती है और इसी ईड में नर्सिज्म्स एक भावनाएं पैदा हो जाती है। व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर क्या है? वो ईड की प्रवृत्ति वाला है, ईगो है, सुपर ईगो है या सेंट्रल ईगो है? तो कैसे है? तो याद रखिएगा, अगर वो कर रहा है इसका मतलब उसमें ईड की भावना की प्रवृत्ति है, ईगो कि नहीं। ईगो तो वास्तविकता होता है और सुपर ईगो कभी ऐसे कांड करने नहीं देता, कभी ऐसे काम करने नहीं देता। वो नैतिकता का नियम या नैतिकता का पालन करता है। तो उस व्यक्ति में किस तरह की भावनाएं हैं? ईड की भावनाएं हैं। व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग निमार्गी होने की संभावना बढ़ जाती है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, सामाजिकरण या स्नायु विकृति? ओके, तो किससे आउटगोइंग यानी बाहर निकलने की प्रवृत्ति हो जाती है? तो वो है बहिर्मुखी। जाहिर सी बात है बहिर्मुखी में आउटगोइंग ज़्यादा होता है। TAT थैमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट कितने से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए उपयोगी है? 18, 20, 14 या 6? ठीक। तो TAT कितने आयु के व्यक्ति के लिए उपयोगी है? तो वो है 14 वर्ष के बच्चों से के उपयोगी है। याद रखिएगा, TAT थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और इसमें 31 कार्ड होते हैं, यानी टोटल 30 + 1 कार्ड होते हैं। ओके, याद रखिएगा, ये कार्ड से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जबकि मैंने इसमें नहीं लिखा है, इसलिए मैंने बता दिया कि कार्ड से क्वेश्चंस जरूर होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, व्यक्तित्व शब्द मूलतः जिसका अर्थ होता है डैश भाषा के शब्द से डैश से लिया जाता है, यानी किसका शब्द होता है? तो व्यक्तित्व मूलतः जिसका अर्थ होता है वह लैटिन भाषा है। ओके, कौन सा भाषा है? लैटिन भाषा है।
भाषा के शब्द परसोना से लिया गया है जिसका अर्थ मुखौटा होता है। ओके, यानी डी ऑप्शन सही है। सबसे शुरुआत में मैंने बताया भी था। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अभूतपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। बहुत ही फेमस सा डिफिनीशन है और बहुत बार आया हुआ डिफिनीशन है। तो किसने दिया? मुरे, वॉटसन, अल्पोर्ट या स्किनर ने? तो जाहिर सी बात है कितने दिया? अल्पोर्ट ने। किसने दिया है? अल्पोर्ट ने। असुमिलित छांटिए। असुमिलित यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमिलित नहीं है? यानी कॉलरिक पीले पित्त वाले, संग्वाइन गुलाबी पित्त वाले, मिन हॉलिक काले पित्त वाले, और फ्लैग्मेटिक स्लेस यानी कफ पित्त वाले। तो याद रखिएगा गुलाबी पित्त के बारे में तो बात ही नहीं हुआ, या ना गुलाबी पित्त तो होता नहीं है, लाल पित्त होता है। तो गुलाबी पित्त क्या है? असुमिलित है, यानी यही सही आंसर है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति क्रेस्मर के व्यक्तित्व के अनुसार दुबला, पतला, कमजोर और एकांत प्रिय है। सेल्डन के अनुसार ऐसे व्यक्तित्व को कहा गया है। यानी क्रेस्मर के अनुसार दुबला, पतला और एकांत प्रिय है, यानी वो क्षणिक काय है। तो सेल्डन उसको क्या कहते हैं? एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऐसे को कहते हैं एंडोमार्फिक। क्या कहते हैं? एंडोमार्फिक। ओके। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है? अमोद प्रमोद व मेलजोल रखने वाला होता है? बिल्कुल नहीं, हंसी खुशी तो रहता नहीं है। संदेही, संकालु व एकांत प्रिय रहने वाला? बिल्कुल सही जवाब है। संदेही होता है, संकालु होता है, एकांत प्रिय होता है। कुशल नेतृत्व क्षमता? बिल्कुल नहीं होती। दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता? बिल्कुल नहीं होती। जब वो बोलता ही नहीं तो अब कैसे समझाएगा? नेक्स्ट, सुमेलित छाटिए। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, तंत्रिका ताप्ती, सामवेगिक स्थिरता, मनःस्थापिता, सामाजिकता या सभी सत्य है? तो ये अगर ये जो ऑप्शन देख रहे हैं अगर ध्यान से देखिए तो ये आइजेंक के व्यक्तित्व की जो पर्सनालिटी है उसके सिद्धांत के अनुसार दिया गया है। आइजेंक के सिद्धांत के अनुसार ये दिया गया है। तो आइजेंक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी बिल्कुल सही जवाब है। तंत्रिका ताप्ती और सामवेगिक स्थिरता यानी ये भी सही जवाब है। तांत्रिका ताप्ती यानी स्नायु विकृति कहते हैं दूसरी भाषा में, स्नायु विकृति, और स्थिरता यानी ये भी सही है। मनस्थापिता या सामाजिकता यानी ये भी सही है। मनोविकृति और पराअहम ये कहते हैं, यानी तीनों के तीनों सही है, यानी सही जवाब सभी के सभी सत्य हैं। ओके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का विशेषक उपागम है, यानी विशेष उपागम है? फ्रीडमैन का वर्गीकरण, हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण, कैटल का वर्गीकरण या युंग का वर्गीकरण? ओके, तो कौन सा व्यक्तित्व का विशेष उपागम है? कौन सा है? तो वो है कैटल का वर्गीकरण। याद देखिएगा कैटल और अल्पोर्ट शील गुण सिद्धांत दिया था इन्होंने, और एक ने 12 और एक ने 16 दिया था, और इसे पीएफ यानी पर्सनालिटी फैक्टर भी कहते हैं। तो काफ़ी डिमांडेबल क्वेश्चंस है और काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, कई बार पूछा गया है। तो कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो वो है 16, यानी क्वेश्चन आता है 16 पीएफ किसने दिया? तो कैटल ने। 12 पीएफ यानी 12 पीएफ किसने दिया? तो अल्पोर्ट ने। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक जरूर करते रहिए, क्योंकि आप अगर मोटिवेट करेंगे तो इधर से भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरह का वीडियो और भी लाएंगे, तो जुड़े रहिए साथ में।